अच्छा 11 तू मेरी जान है। सम्राट गुस्से राघव से बोलता अभी तक तो कोरिया की कंपनी में सब ठीक था तो कैसे वहाँ ये सब हो गया। राघव बोलता भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ही कि क्या हो रहा है, पर हमें जाना ही होगा। सम्राट तो ठीक जेट तैयार करवाओ हम शाम को ही निकल गए। तारा से बोलो वो तैयार हो जाए, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है जिसने मुझसे पंगा लिया छोड़ूंगा नहीं उसे। राघव भाई पर माही का क्या उसे कॉलेज कौन ले जाएगा। सम्राट बोलता अदी ले जाएगा जब तक हम वापस नहीं आते हैं तब तक अदी माही को संभलेगा बेसे भी वो भी माही को अच्छे से रखेगा और वो माही को बेहीन भी मानता है। राघव बोलता पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी समस्या आ कैसे सकती जिससे हमें और भाभी को भी आपके साथ जाना पड़ रहा है। सम्राट बोलता हाँ पर जो भी हमें इससे ठीक तो करना ही होगा और बोलता जेट जल्दी से तैयार करवाओ हम शाम को निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ माही और आदित्य दोनों स्टोव पर पहुंच जाते हैं। तारा बोलती तो तुम दोनों आ गए कैसा रहा तुम दोनों का आज का दिन। आदित्य जो भी हुआ था वो उसे बता देता है। तारा को थोड़ा गुस्सा आता पर वो माही के सामने नहीं दिखती है। तारा बोलती तो माही जाओ अपना काम चेक कर लो और आदित्य तुम जो चाहे ले लो और दोनों मिलके खाना पर नो मोर चॉकलेट। आदित्य बोलता जी। आदित्य पेस्ट्री और चिप्स और नमकीन ले लेता और माही के बगल में बैठ जाता है। तारा जो वकर को सब समझा रही थी तभी उसके फोन में राघव का कॉल आता है और राघव बोलता भाभी हमें कोरिया जाना है कंपनी के काम से वहाँ आपका होना जरूरी है। तारा बोलती फिर माही का। राघव बोलता आदित्य है ना भाभी वो उसके पास रहेगी आप चिंता मत करो मैं उससे बात कर लूंगा पर आपका वहाँ होना जरूरी है। तारा बोलती ठीक तुम अपना काम करो मैं बात कर लेती क्योंकि दोनों स्टोर में ही है। राघव बोलता ये तो अच्छी बात है मैंने डैड से बात कर ली तो मैं आपको वहीं से लेने आ जाऊंगा और माही आदित्य के साथ चली जाएगी क्योंकि आप जानते हो ना कि डैड का काम और फूफा जी का क्या इसलिए में हम माही को घर नहीं छोड़ सकते हैं लिए आदित्य के साथ माही चली जाएगी वैसे भी बचपन से ही वो उसके यहाँ ज्यादातर रही है। तारा बोलती ठीक है तुम चिंता मत करो मैं बात करता हूँ और पैकिंग तो मैंने की नहीं हम तो मैं कैसे। राघव बोलता वो भाभी आपके लिए पहले से भाई ने सब इंतजाम कर लिए है बस आपको हमारे साथ चलना है। वैसे भी आपको पता है ना भाई और आपको शादी पहले ही हो गई है 5 साल पहले तो भाई इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए आप चाहो तो आप हनीमून भी माना लेना में माना नहीं करूँगा और होटल में इंतजाम कर लूँगा आप चाहो तो वैसे भी आपकी सुहागरात तो हुई ही नहीं है। तारा बोलती तुम ज्यादा बोलने लगे हो कहो तो तुम्हारी वाली जो तुमसे खो गई है उसे ढूंढ के तुम्हारी भी शादी करा दो इससे माही को भी दूसरी भाभी मिल जाएगी। फिर बोलती उप्स तुमको तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी शादी किससे हुई और वो लड़की दिखती किसी है बस तुम्हारे पास तो उसकी चेन ही है। वो भी चेन यूनिक है जिसके वजह से अब तक तुम उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हो। बोलो तो ये सच माही को बता दूं। राघव बोलता नहीं भाभी आप ऐसा नहीं कर सकती अच्छा सॉरी मैं आपसे माफी मांगता हूँ अब कभी भी आपसे ये नहीं बोलूंगा पर प्लीज आप उसे ये मत बताना वरना आप जानती हो ना वो क्या करेगी। तारा अच्छा ठीक नहीं बोलती अब जाओ तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। राघव बोलता भाभी वैसे आप भाई को बहुत अच्छे से जानती हो। तारा बोलती हाँ क्योंकि मैं उनकी जान हूँ और अगर मैं ही नहीं जाऊंगी तो कौन जानेगा अब जाओ और वो कॉल रख देती है। तारा आदित्य और माही के पास जाती है तो देखती है माही काम कर रही थी लैपटॉप पर और आदित्य उसे पेस्ट्री खिला रहा था। तारा दोनों की एक फोटो लेती और बोलती मेरी प्यारे बन्नी। आदित्य बोलता क्या दी आप हमेशा हमें बन्नी बोलती हो। तारा बोलती क्योंकि तुम दोनों बहुत प्यारे लगते हो।
फिर बोलती आदित्य तुम माही को घर ले जाना क्योंकि मैं और सम्राट राघव कोरिया जा रहे हैं, किसी काम से कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, बस तुम माही का अच्छे ध्यान रखना। और हाँ, हमने डैड से बोल दिया है कि माही तुम्हारे पास रहेगी। आदित्य बोलता ठीक दी। माही खुश होके बोलती तो मैं दादू के साथ रहूंगी, मजा आएगा। आदित्य बोलता नहीं, अगर तू मेरे साथ रहेगी क्योंकि दादू सुबह ही कोरिया गए हैं किसी काम से। और मन में बोलता काश वो उससे ना मिले, वरना दादू फिर से मुझे उससे मिलने की जिद ना करने लगे। माही कहा खो गया तू? आदित्य बोलता कहीं नहीं, तारा ठीक काम करके दोनों स्टोव को बंद करवा देना और हाँ टाइम से खाना खाना दोनों। हाँ और माही नो मस्ती, और बिना आदित्य के तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी और बिना बॉडीगार्ड के भी। माही बोलती ओके भाभी, नहीं जाओगी? तारा ठीक, मैं जा रही हूँ। आदित्य और माही दोनों बोलते आप अपना और भाई का ध्यान रखना। तारा बोलती ठीक है, और वो बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है। माही बोलती तो हम मोमो खाने चले। आदित्य बोलता नहीं, मैं तुझे बना के खिला दूंगा। विला पर फिर वो पूरे स्टोर को चेक करते हैं और वकर को सब समझते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। इस बीच माहिर और कल दोनों ही दोनों पर नजर बराबर रखे थे। माहिर बोलता काल क्या तू तैयार है उससे मिलने के लिए? कल बोलता हाँ मैं तैयार हूँ। और वो राठौर विला के लिए निकाल जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुबह बात दादाजी से कर ली थी और दादाजी को माँ डैड के पास भेज दिया था जिससे वो आदित्य को माना सके और माहिर माही के करीब जा सके। थोड़ी देर बाद दोनों विला में थे और दादाजी ने पहले ही नौकर को बता दिया था कि वो आने वाले हैं, तो माहिर का रूम तैयार करवा दिया था माही के पास वाले रूम के पास, क्योंकि आदित्य कहीं भी रहे माही के लिए रूम जरूर एक बनवाता था। इधर आदित्य को कुछ भी नहीं पता था कि उसके और माही के साथ क्या होने वाला है। आदित्य और माही दोनों मस्त बुलेट में बैठ के राठौर विला के लिए निकाल जाते हैं। थोड़ी देर बाद माही और आदित्य विला में बात करते अंदर आते हैं। काल और माहिर दोनों सोफे पर बैठे थे। जब आदित्य और माही की नजर माहिर और कल पर जाती है तो माही उनके पास जाने लगती है, पर आदित्य काल को देख के अपनी जगह जम चुका था। माही अरे मिस्टर राजपूत, आप दोनों यहाँ? माहिर बोलता हाँ मैं अपने दोस्त के हस्बैंड से मिलने आया हूँ, उसने बताया कि उसका हस्बैंड यही है तो मैंने सोचा उससे मिल लूँ। पर तुम यहाँ कैसे? माही बोलती मैं कुछ समझी नहीं। और वो आदित्य की तरफ देखती और बोलती अदी ये क्या बोल रहे हैं? आदित्य जो अपनी जगह पर जम गया था वो माही की बात सुन के होश में आता है और माही के पास आ जाता है। अभी उसके हाथ कांप रहे थे कि वो क्या जवाब देगा माही को। माही बोलती मिस्टर राठौर, अपने बोला अभी कि आपके दोस्त यानी कि मिस्टर काल के हस्बैंड से मिलने आए, पर उनका हस्बैंड कहाँ है? काल खड़ा होता है और बोलता माही आपका दोस्त मेरा हस्बैंड है और हमारी शादी हो चुकी है, क्या आपके दोस्त ने अभी तक बताया नहीं है? माही आदित्य को देखती जो एकदम चुप था और अपना सर झुका के खड़ा था माही का हाथ पकड़ के। माही आदित्य से बोलती अदी तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, ये तुम कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई, हाँ बोलो अदी। तभी काल बोलता माही आप उसे गलत समझ रही, उस टाइम दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब थी और दादाजी की आखिरी इच्छा के वजह से आदित्य को मजबूरी में शादी करनी पड़ी। तभी आदित्य बोलता और आपको भी मुझसे मजबूरी में ही शादी करनी पड़ी थी। माही बोलती यदि ये किसी बात कर रहे हो, वो तुम्हारे हस्बैंड है और वो तुमसे मिलने आए हैं, तो चलो जाओ उन गले मिलो में भी तो देखूं कि तुम जीजू के साथ कैसे दिखते हो। आदित्य बोलता पर माही। माही अरे अदी अब जाओ भी वो देखो तुम्हें कैसे देख रहे, जैसे हम नहीं होते तो तुम्हें एक पल गवाए गले लगा लेते। माहिर बोलता क्यों नहीं माही, तुम हमें विला दिखा दो जब तक ये दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे।
माही बोलती ओके और काल से बोलती जीजू आप मेरे लिए कुछ लाए हो ना, वरना याद रखिए मैं आपको सजा दे सकती हूँ कि आप अदी के रूम में नहीं जा पाओगे। काल बोलता मैं लाया हुआ, तुम माहिर के साथ जाओ उसे विला दिखा दो जब तक मैं तुम्हारे अदी से बात कर लेता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगा। माही बोलती ठीक और वो बोलती चलिए मैं आपको अपनी यहाँ की फेवरेट जगह दिखती हूँ जहाँ मैं अक्सर रहती हूँ यहाँ आके, और माहिर को लेके निकाल जाती है। उसके जाते ही आदित्य बोलता क्यों आए हैं आप यहाँ पर। काल आदित्य को देखता है और बिना वक्त गवाए उसे गोद में उठा लेता है। ये देख के आदित्य को झटका लगता है और वो बोलता है आप क्या कर रहे नौकर देख रहे हैं हमें, छोड़िए मुझे। कल बोलता शांत हो जाओ जान, अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें सबके सामने किस कर लूंगा। आदित्य संत हो जाता है और उसे ऐसे बहुत शर्म आ रही थी तो वो अपना चेहरा काल के सीने में छिपा लेता है। काल मुस्कुरा देता है। काल आदित्य के रूम में उसे लाके बेड पर बिठा देता है और खुद जमीन पर बैठ जाता है और बोलता जान आपने उस दिन जो भी देखा वो आपकी गलत फहमी है, और सच तो ये है कि रोमा मेरी दोस्त नहीं बड़ी बहन है, रोमा खुराना है। आदित्य ये सुन के शोक में बोलता क्या आप झूठ बोल रहे हो ना, आप उसके गले लगे थे और तो उन्होंने आपको किस भी किया और आप बोल रहे वो आपकी बहन है, मैं कैसे मान लूं। काल बोलता ठीक है मैं आपको कुछ दिखता हूँ, और वो उसे रोमा की राखी बंधते हुए कुछ फोटो दिखता है और उनकी फैमिली फोटो और कुछ वीडियो जिसमें दोनों मस्ती कर रहे थे। आदित्य ठीक है मैंने मान लिया कि वो आपकी जीएफ नहीं है, तो इससे सच नहीं बदल जाता कि आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। जब आप मुझे प्यार ही नहीं करते हैं तो इस शादी का मतलब ही क्या है। आपने तो बोला था ना कि आप किसी बच्चे से प्यार नहीं कर सकते, तो अब आप क्यों आए हैं। काल बोलता मैंने उस दिन जो भी बोला सब झूठ था, बस मैं जलन के वजह से सब बोल दिया, मुझे बस गुस्सा आ गया था दी के बाद से इसलिए मैंने बोल दिया, पर जब तुम मुझसे नाराज हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगा और फिर दी ने मुझे उस दिन समझाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे समझ आ गया और मैं तुम्हें सुबह बताने वाला था सब, पर तुम मुझे छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा। आदित्य बोलता खुश हो जाता है और बोलता आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। काल बोलता जान क्या मैंने आपसे कभी झूठ बोला, आपको पता है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आदित्य पर दी ने ऐसा क्या बोल दिया जो आप इतने ज्यादा गुस्सा हो गए। काल अपना चेहरा इधर उधर करता है, उसे बोलने हेजिटेशन हो रही थी कि कैसे वो अपनी ही बहन से जलन कर रहा था। आदित्य बोलता बताएं नादी ने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको इतना गुस्सा आ गया। काल अपना दूसरी तरफ चेहरा करता और बोलता उन्होंने बोला कि तुम बहुत क्यूट हो और अच्छा खाना भी बना लेते हो, काश तुम उनसे बड़े या उनकी उम्र के होते तो वो तुमसे शादी कर लेती, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं दी तुम्हें अपने साथ ना ले जाए, ये सच जान के कि तुम मेरे हस्बैंड हो और वो तुम्हें घर में रखने की जिद ना करने लगे जिससे तुम मुझे छोड़ के खुराना विला ना चले जाओ, इसलिए मैंने उनसे गुस्से में बोल दिया था जिससे वो तुमसे दूर रहे। आदित्य काल को गले लगा लेता और गुस्से से सीने में मारने लगता आप बहुत बुरे, अपने ये बोलने में कितना टाइम लगा दिया, आपको पता भी मैं कितना डर गया था कि आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैं आपको छोड़ के आ गया था। आपने इतनी देर क्यों लगा दी मुझे ये बताने। और अलग हो के वो काल को मारे ही जा रहा था सीने पर काल को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और जब मरते मरते आदित्य थक जाता तो काल उसे गले लगा लेता और माथे पर किश करके सॉरी बोलता जान मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है जो तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, अगर मैं जल्दी अपने एहसासों को पहचान जाता तो तुमको मुझे छोड़ के नहीं जाना पड़ता, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें नहीं पता कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरी जान हो, प्लीज अब मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, CH12 तू मेरी जान है।
दोनों की गलत फहमी दूर हो जाती है और वो नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि माही और माहिर दोनों सोफे पर बैठे हैं। आदित्य बोलता है, क्या हुआ माही, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? माही बोलती, तू जीजू का साथ पाके मुझे भूल गया, तूने बोला था कि मुझे खाना बना के खिलाएगा, जो मैं कहूँ तू तो भूल ही गया। और माहिर की तरफ इशारा करके बोलती, और इन्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? आदित्य बोलता, तो तू कुछ बना लेती। माही, नहीं मेरा, अब जा तू मेरे लिए खाना बना जब तक मैं जीजू से बात कर लूँ। आदित्य, ठीक। और वो बोलता, हब्बी आप इससे बात करो, मैं खाना बना के लाता हूँ। काल बोलता, ठीक। माहिर बोलता, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कुछ आपसे सीख ही लूँगा। आदित्य माहिर की तरफ देखता और बोलता, पर आपको बनाने की क्या जरूरत, आपके पास इतने सारे नौकर चाकर, तो आपको क्यों सीखना है? माहिर माही की तरफ देख के बोलता, ताकि आगे चल के कोई मुझसे शिकायत ना करे कि मैं उसके लिए कुछ भी बना नहीं सकता हूँ। आदित्य समझ जाता वो माही की बोल रहा तो मुस्कुरा के बोलता, ठीक चलो। उन दोनों के बड़ माही और काल बात करने लगते हैं। काल ने चॉकलेट माही को दे दी थी और वो खाते हुए आदित्य और अपने और घर वालों के बारे में बताने लगती है। ऐसे खाना भी बन के तैयार हो जाता है और वो सब मिलके खाना खाते हैं। माहिर माही को देख के खुश था और काल आदित्य को पाके। ऐसे ही तीनों खुशी से सो जाते हैं, पर माही आज भी जाग रही थी हर दिन की तरह, क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। इसलिए वो बालकनी में आके चांद को देते हुए बोलती, माँ किसी है, आपको पता है मुझे आज फिर नींद नहीं आ रही हर दिन की तरह। फिर अपनी बांसुरी निकलती और बजने लगती है। माहिर जिसका रूम बगल में ही था और वो साउंड प्रूफ नहीं था माही और आदित्य की रूम की तरह, तो माहिर बांसुरी की आवाज सुन के जाग जाता है और बालकनी में आ जाता है तो देखता है कि बालकनी में माही बांसुरी को बजा रही है, जो किसी लोरी की धुन है। धुन तो उसे समझ नहीं आ रही थी, पर वो समझ जाता है कि ये लोरी को बजा के माही किसी को याद कर रही, तो वो बलानी से कूद के माही की बालकनी में आ जाता है। माही को जब एहसास होता कोई उसके पास आया है, तो वो अपनी आंखें खोलती और बांसुरी को नीचे कर देती है और बोलती है, आप यहाँ? माहिर बोलता, हाँ मैंने बांसुरी की धुन सुनी तो मैं यहाँ आ गया, आप सोई नहीं? माही माहिर को देखती और बोलती, नींद आए तब सो पाओगी ना, मुझे तो नींद ना आने की बीमारी है, इसलिए जाग रही, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया। माहिर को अब बहुत बुरा लगता और वो माही का हाथ पकड़ता और बोलता, क्या मैं कोशिश करके देख सकता हूँ, शायद आपको नींद आ जाए? माही बोलती, इतने सारे डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो आप कैसे सुलाओगे? माहिर बोलता, एक ट्राई तो कर ही सकता हूँ। माही, ठीक है। माहिर माही का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर ले जाता है और उसे अपनी गोदी में सर रखने को बोलता है। माही बोलती, पर माहिर पर बार कुछ नहीं, चलो रखो सर। माही रख लेती है। माहिर उसकी आंखों पर हाथ रखता है और सर को प्यार से सहलाने लगता है। पर वो कुछ देर ही सहलाता तो उसे एहसास होता है कि माही सो चुकी है। माही के सोने के बाद माहिर माही के चेहरे को देख के बोलता, क्यों तुम मुझे भूल गई? मुझे तो लगा था तुम किसी और से प्यार करती हो, इसलिए तुमने मुझे उसके लिए छोड़ दिया। जानती हो मैं कितना तड़पा था उस दिन जब तुमने मुझसे बोलता कि तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती हो। तुमको प्यार पर भरोसा नहीं है और तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं तुम्हें भूल जाओ। और पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ये वजह होगी मुझे माना करने की। तुम एक बार बोल के तो देखती, अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ता तो तुम मुझसे नफरत कर सकती थी। नहीं, पर तुम्हें तो जिंदगी भर इस कड़वी सच्चाई के साथ जीना और अपने आप को झूठी मुस्कान के पीछे छिपाना है। मुझे लगा नहीं था उस एक्सीडेंट के बाद में तुम्हें देख भी पाऊंगा और इतना बड़ा सच जान पाऊंगा। ठीक ही हुआ जो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा चेहरा बदल गया, वरना मैं शायद ही तुम्हारे पास आ पाता और तुम्हें देख पाता, क्योंकि तुमने तो मुझे देखने से भी माना कर दिया था।
तभी उसे माही की रोते हुए सिसकियां सुनाई देती, जो रोते हुए बोले जा रही, दक्ष वापस आ जाओ, तुम जो भी बोलोगे तुम्हारी माही सब करेगी, प्लीज वापस आ जाओ, देखो तुम्हारी माही फिर से तुम्हारे बिन अकेली हो गई है। उसके आंखों से आंसू सोते हुए ही गिर रहे थे। माहिर माही के आंसू पोंछता और उसका सर सहलाने लगता और बोलता, शांत माही, संत हो जाओ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया, संत हो जाओ। पर वो संत नहीं हो रही थी, इसलिए माहिर उसे अपने गोद से उठा के गले लगा लेता और शांत कराने लगता है। थोड़ी देर में माही शांत हो जाती और वो सो जाती है गहरी नींद में। माहिर माही को अच्छे से लिटाता और रूम से बाहर निकाल जाता है और सीढ़ियों से होते हुए वो विला से बाहर निकल जाता है। करीब 1 घंटे चलते रहने पर वो एक घर के सामने जाके रुकता, जो बहुत पुराना था पर आज भी वो नया सा लगता था। वो उस घर के गेट के पास जाता है और छवि निकाल के घर के अंदर घुस जाता है। वो देखता जैसा वो घर छोड़ के गया था, घर पूरी तरह वैसा ही था और सारा सामान अपनी अपनी जगह पर था, जैसे कोई उसे आके साफ करता हो। थोड़ी जाके वो सोफे पर बैठ जाता और पुरानी बातों को याद करने लगता है। जब वो गुस्सा हो के कोरिया से इंडिया आ गया था और यहाँ आके रहने लगा था, ये उसके दोस्त का घर था जो मर चुका था। उसने आखिरी उसकी निशानी के तौर पर उसे घर दिया था और बोला कि तुम इस घर का ध्यान रखना। तो लड़ाई करने के बाद वो यही आ गया था। तो तब उसकी मुलाकात माही से हुई थी जब वो जॉब ढूंढ रहा था। तब माही उसके पास आई थी और बोलती, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? तो माहिर बोलता, मुझे जॉब की जरूरत है और मुझे भूख भी लगी है। तो माही उसे एक अनाथ आश्रम ले गई थी और उसने उसे वहां जॉब पर रख दिया था, बिना उसे बताए कि वो वहां की मालकिन है। ऐसे काम करते करते दोनों नजदीक आ गए थे, पर कुछ टाइम बाद माही आश्रम आना बंद कर दिया और जब कभी कभी वो उसके सामने आती भी तो वो उसको कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के भाग जाती। पर एक दिन जब उससे रहा नहीं जाता तो वो माही से अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिससे माही उसे रूड तरीके से बोलती कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती और रही बात प्यार की तो मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती, हम सिर्फ दोस्त रह सकते, वरना तुम मुझसे दूर चले जाओ। इतना सुनने के बाद माहिर पूरी तरह से टूट जाता है और बिना देखे ही आश्रम से बाहर की तरफ बढ़ जाता है। पर जब वो रोड पर जा ही रहा था तो उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके चेहरे पर पत्थर लगने से बहुत छोटे आती है। पर जब वो देखता माही रोते हुए उसके पास आ रही है और उसे उठा के गले लगा लेती और सबसे बोले जा रही, प्लीज कोई डॉक्टर को बुला दो, मेरी हेल्प करो। माहिर माही को ही देख रहा था और देखते देखते बेहोश हो जाता है। वो आखिरी बार था जब उसने माही को देखा था। फिर वो अपने होश में आ जाता और उसके आंखों में आंसू थे और रोते हुए बोलता, क्यों मुझे याद करती हो माही, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं, क्यों अपने आप को दर्द दे रही हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे भूल चुकी हो, इसलिए मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहता था और देखो जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे फिर से भगवान ने तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। भले ही मेरा वो चेहरा नहीं रहा पर आज भी मैं तुम्हारा वही दक्ष हूँ। दूसरी तरफ माही जो सो रही तभी उसे दक्ष यानी माहिर की आवाज आती, सपने में, क्यों माही, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? देखो मुझे कितना दर्द हो रहा। फिर वो देखती है, सपने देखती कि उसका दक्ष खून से लथपथ उसकी हो और बोल रहा, माही में जा रहा हूँ हमेशा के लिए। और उसका हाथ जो माही के गाल पर था वो नीचे गिर जाता और माही एक चीख के साथ उठ जाती है और वो दौड़ के रूम से बाहर निकाल के चारों तरफ देखती और जोर से चिल्लाती, दक्ष प्लीज वापस आ जाओ, और जोर जोर से रोने लगती। उसकी रोने की आवाज सुन के आदित्य और काल बाहर आ जाते हैं और जल्दी से दोनों माही के पास जाती है और आदित्य माही को गले लगते हुए, माही शांत हो जाओ। पर वो शांत हो नहीं रही और रोते हुए बोले जा रही, मेरे दक्ष को वापस ला दो, अभी वो मुझे से दूर जा रहा है। आदित्य को तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर माही रोते हुए किसका नाम ले रही है। काल आदित्य से बोलता, जान इसे रूम में ले चलो।
माही पर जाने को तैयार नहीं थी और वो बस रोए जा रही थी। आदित्य माही को देख के ऐसे रोने लगता और उसे गले लगा लेता और बोलता, बेबी शांत हो जाओ, तुम जिसे बोलोगी मैं तुम्हें उसे लाके दूंगा, बस तुम शांत हो जाओ। माही एक पल को तो शांत हो जाती है पर दूसरे पल ऐसे आदित्य को देखती जैसे उसे कोई होश ही न, और फिर आदित्य से अलग होती और बोलती अपने आंसू पोंछ के और अपने दोनों हाथ आगे करके बोलती, तुम उसे नहीं ला सकते, मैंने उसे मार दिया, कोई भी उसे नहीं ला सकता, वो तो इन्हीं हाथों मारा है ना, मैंने उसे मार दिया। इस टाइम वो किसी पागल की तरह लग रही थी और हंसते हुए हुए बोलती, मैंने उसे मार दिया, मैंने दक्ष को अपने आप से दूर कर दिया, और फिर बेहोश हो जाती है। काल जल्दी से उसे संभाल लेता है जिस वो गिर ना जाए, और फिर उसे रूम में लिटा देता है। माही अभी बोले जा रही, मेरा दक्ष मुझे छोड़ के जा रहा, प्लीज उसे कोई बचा लो। आदित्य माही ऐसे देख के काल को गले लगा के रोने लगता और बोलता, अभी देखो ना मेरी बहन को क्या हो गया, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही, प्लीज कुछ करो ना। दूसरी तरफ माहिर सोफे पर लेटा हुआ था, उसके आंखों में आंसू थे और इस टाइम वो माही की फोटो पकड़ के लेटा हुआ था सोफे पर, जो उन दोनों ने साथ में खिंचवाई थी। काल आदित्य को चुप करता है और बोलता, जान शांत हो जाओ, हमें माही को संभालना होगा पर उससे पहले हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। आदित्य अपने आंसू पोंछता है और वो डॉक्टर को कॉल करता है। काल बोलता, जान आप माही के बस बैठो, मैं अभी आता हूँ, अगर डॉक्टर आने में देर करता है तो हम माही को लेके हॉस्पिटल चलेंगे। आदित्य हाँ बोलता और माही के बगल में बैठ जाता है। काल माहिर के रूम की तरफ जाता, जब वहां जाता है तो उसे रूम में कोई नहीं देखता। काल माहिर के लिए परेशान हो जाता है, आखिर माहिर इतनी रात को गया कहाँ, उसे इस टाइम तो माही के पास होना चाहिए था। वो माहिर को कॉल लगता है तो उस दूसरी तरफ माहिर का फोन उसे रूम में ही बजता हुआ दिखता है। अब वो और परेशान हो जाता और मन में बोलता, कहा माहिर तुम, जब तुम्हें यहाँ होना चाहिए तुम पता नहीं कहाँ गए हो। वो रूम से बाहर आ जाता तभी उसे एक लड़की भागते हुए विला के अंदर आते हुए दिखती, जो कभी डरी हुई थी। काल उस लड़की से पूछता है, तुम कौन, ऐसे कैसे यहाँ आ सकती हो। लड़की बोलती, सर आप जो भी, अभी बात करने का टाइम नहीं, माही को मेरी जरूरत, में एक डॉक्टर हूँ और अभी मुझे माही का चेकअप करना जरूरी है, माही कहाँ है। काल रूम की तरफ इशारा करता और दौड़ के उसके रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो आदित्य से बोलती, प्लीज अदी भाई आप थोड़ा दूर हो जाए, मैं माही को चेक कर लेती हूँ। आदित्य अपना हिलता है और वो दूर हो जाता है। वो लड़की माही को अच्छे से चेक करती है और उसे इंजेक्शन देती है। माही गहरी नींद में सो जाती है। वो लड़की बोलती, आप सब बाहर चलिए, अब वो ठीक है। आदित्य और काल उस लड़की के साथ बाहर आ जाते हैं और नीचे आके सोफे पर बैठ जाती। आदित्य जब उससे रहा नहीं जाता तो वो बोलता, मधु बेबी को क्या हुआ और वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही, और कौन ये दक्ष जो वो सोते हुए भी उसे अपने पास लाने को बोल